स्वागत दोस्तों आपका के सामने मौके पर चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी घटना को बताएंगे दोस्तों। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद आखिरकार अब नीतीश कुमार को बीजेपी से लगने लगा है डर। दोस्तों बताएंगे कैसे इस्तीफा देने के लिए पहुंचे नीतीश कुमार, उसके बाद अंदर खाने ही उनको कुछ ऐसा गेम खेलना पड़ा जिसके कारण बीजेपी की तैयारियों को ध्वस्त होता हुआ समझा जा सकता है। बताएंगे डिटेल में क्या है पूरा मामला और किस तरीके से नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच में जमकर रस्साकसी चल रही है और कांग्रेस पार्टी ने लगे हाथ नीतीश कुमार को ऑफर भी दे डाला है। दोस्तों बताएंगे कौन से नेता की ओर से यह ऑफर दिया गया है, इसी के साथ में कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी चल रही है। बताएंगे कहां कहां पर बातचीत बन चुकी है दोस्तों और किस रास्ते पर कैसे निकल रही है राष्ट्रीय जनता दल। बताएंगे डिटेल में क्या क्या बोले हैं सभी लोग जिन लोगों ने बैठक में हिस्सा लिया है, इसी के साथ में एक करके चलेंगे सारी बड़ी अपडेट। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि सरकार बनाने की कवायद में अगर कोई नेता सबसे ज्यादा बीजेपी को लेकर सचेत है और भारतीय जनता पार्टी मौका ढूंढ रही है नीतीश का इस्तीफा देते ही अपना मुख्यमंत्री थोपने की, और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ऐसा नहीं होने देंगे। नीतीश को महागठबंधन की ओर से जो पूरा समर्थन दिया जा रहा है एकदम सही है। तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखा है दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद अब तरह तरह के बयानबाजी का दौर शुरू हो चुका है दोस्तों। ऐसे में सरकार गठन को लेकर लगातार चल रहे अभियान के बीच में नीतीश कुमार ने आखिरकार भारतीय जनता पार्टी को लेकर जबरदस्त तरीके का अविश्वास जाहिर किया है दोस्तों। ऐसा इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि नीतीश कुमार बीते दिन अपना इस्तीफा देने के लिए राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए पहुंचते हैं दोस्तों। मीडिया में तमाम रिपोर्ट छपती है कि नीतीश कुमार आज अपना इस्तीफा दे देंगे मुख्यमंत्री के पोस्ट से और विधानसभा को भंग कर दिया जाएगा और कार्यकारी मुख्यमंत्री किसी को बना दिया जाएगा दोस्तों। लेकिन नीतीश कुमार जब राजभवन से राज्यपाल से मुलाकात करके वापस लौटते हैं दोस्तों, ना तो नीतीश कुमार के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कोई तस्वीर डाली जाती है कि नीतीश कुमार ने अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप दिया है, ना ही जनता दल यूनाइटेड के सोशल मीडिया पर कोई जानकारी दी गई दोस्तों। इसका सीधा मतलब यह था कि नीतीश कुमार ने इस्तीफा सौंपा जरूर है लेकिन इस्तीफे को लेकर कुछ ना कुछ झोल है दोस्तों। और कुछ देर के बाद तमाम तरीके के न्यूज अखबारों में और पोर्टल पर यह जानकारी मिलती है कि नीतीश कुमार ने अपना इस्तीफा 17 तारीख को यानी बीते दिन राजभवन में जाकर सौंप दिया है। लेकिन यह इस्तीफा उन्होंने 17 तारीख की डेट से नहीं बल्कि 19 तारीख की डेट से अपना इस्तीफा दिया है। दरअसल होने वाला यह है दोस्तों कि नीतीश कुमार पहले 17 तारीख को अपना इस्तीफा दे रहे थे, लेकिन बाद में उनको समझ में आ गया कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी और शाह के साथ में डील कर रहे हैं जो किसी भी वक्त किसी भी तरीके का धोखा दे सकते हैं, जैसा कि महाराष्ट्र में भी हुआ था जहां पर भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनी और उसके बाद उद्धव ठाकरे को अलग थलग कर दिया गया दोस्तों। यही बड़ा कारण है कि नीतीश कुमार बिहार में एक मंजे हुए नेता है। वो जानते हैं कि अगर कोई नेता उनके सामने चुनौती पेश करने की कोशिश करेगा या फिर वो डाल डाल चलने की कोशिश करेगा तो फिर नीतीश कुमार पात पात चलते हैं और यही नीतीश कुमार की रणनीति का बड़ा हिस्सा रहता है दोस्तों। नीतीश इस्तीफा देने के लिए तो पहुंचे, लेकिन अब जो जानकारी मीडिया में छप रही है उसके अनुसार नीतीश कुमार ने अपने इस्तीफे पर 19 तारीख का डेट डालकर दिया है, यानी नीतीश का इस्तीफा 19 नवंबर को स्वीकार किया जाएगा, कल स्वीकार किया जाएगा, जबकि वो बीते दिन ही इस्तीफा देने के लिए गए थे। यानी 2 दिनों का जो टाइम उन्होंने लिया है दोस्तों वो इसलिए लिया है क्योंकि 18 तारीख यानी आज औपचारिक तौर पर विधायक दल का नेता नीतीश कुमार को चुन लिया जाएगा तो वही मुख्यमंत्री होंगे और एनडीए गठबंधन की ओर से आज ऐलान कर दिया जाएगा तो कल नीतीश कुमार का इस्तीफा स्वीकार हो जाएगा और परसों जाकर वो अपना शपथ ले लेंगे दोस्तों। ऐसे में नीतीश कुमार कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे कि 17 तारीख को इस्तीफा दे दो। 18 तारीख को पता चला भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश की पार्टी जेडीयू के साथ खेला कर दिया और अलग होकर खुद से सरकार बनाने का दावा कर दिया और नीतीश कुमार इन्हीं बातों को जानते हुए उन्होंने 17 तारीख को इस्तीफा देने की जगह 19 तारीख के डेट से इस्तीफा दिया है और बीजेपी के प्रति उनके अविश्वास को इसी बात से समझा जा सकता है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि भारतीय पार्टी को लेकर जिस तरीके के सीटों का आंकड़ा सामने आया है, कहीं ना कहीं नीतीश कुमार सबसे ज्यादा अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और उसी का नतीजा है कि वो 17 तारीख को जाकर 19 तारीख वाला इस्तीफा दे रहे हैं। तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। इसी बीच बिहार चुनाव के नतीजों को लेकर लगातार समीक्षा चल रही है। ऐसे में एक बड़ी जानकारी जो सामने आई है दोस्तों उसके अनुसार राष्ट्रीय जनता दल की बड़ी हार की समीक्षा करने के लिए तेजस्वी यादव ने विधायक दल की बैठक बुलाई दोस्तों। पटना के अंदर एक पोलो रोड स्थित तेजस्वी यादव के सरकारी आवास पर विधायक दल की बैठक हुई। इसमें यह फैसला लिया गया कि सभी विधायकों ने अपना नेता यानी विधायक दल का नेता तेजस्वी यादव को स्वीकार किया है, यानी वो विपक्ष के नेता कहलाएंगे दोस्तों। मीटिंग में आरजेडी के सुप्रीमो लालू यादव, पूर्व सीएम राबड़ी देवी, मीसा भारती, पूर्व के प्रदेश के अध्यक्ष जगदानंद सिंह और बाहुबली नेता सूरजभान सिंह समेत कई सारे सीनियर नेता मौजूद रहे दोस्तों। करीब 4 घंटे तक चली इस बैठक के बाद चुनाव में हार को लेकर समीक्षा बैठक में कई सारी बातें सामने आई। आरजेडी के नेता रामानुज यादव ने बताया कि मीटिंग में कि मैन टू मैन टॉक हुआ है, हार की समीक्षा की गई है, तेजस्वी यादव को नेता प्रतिपक्ष चुना गया है। इसके साथ ही चुनाव के रिजल्ट को लेकर कोर्ट जाने को लेकर भी चर्चा चल रही है। इसे लेकर महागठबंधन के नेताओं की राय ली जा रही है। शाम को राबड़ी आवास के बाहर 2 दर्जन की संख्या में आरजेडी के समर्थक पहुंचे। रोहिणी आचार्य के समर्थन में भी नारेबाजी की गई दोस्तों। संजय यादव के खिलाफ भी नारेबाजी की गई। कुल मिलाकर राष्ट्रीय जनता दल के कई सारे समर्थक ये मानते हैं कि संजय यादव के कारण पार्टी और परिवार इस तरीके से बिखर गया
और इसीलिए पार्टी और परिवार को समेटने की जिम्मेदारी जिन नेताओं के ऊपर थी उनको संजय यादव को बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए और किसी बिहार के व्यक्ति को ही पार्टी का स्ट्रेटजी की जिम्मेदारी देनी चाहिए। आरजेडी के विधायक बोले, कहा चुनाव में गड़बड़ियां हुई है और सभी विधायकों ने एक साथ बोला है कि हम लोग साथ में मिलकर आगे बढ़ने को लेकर तैयारी कर रहे हैं, यानी कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी चल रही है। सारे सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि अब बोलने का टाइम खत्म हो चुका है, एक्शन लेने का टाइम आ चुका है, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। इसी के साथ में एक और बड़ी अपडेट है दोस्तों ये कि बिहार के सरकार बनाने को लेकर चल रहे अभियान के बीच में कांग्रेस पार्टी के नेता एक बड़े ऑफर के साथ में नीतीश कुमार के सामने आए हैं। दरअसल खबर यह है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राशिद अल्वी ने नीतीश कुमार को लेकर कहा है कि बीजेपी को नीतीश के बिना सरकार बनाने के लिए 2-4 विधायकों की जरूरत है, इसलिए वो जनता दल यूनाइटेड को भी तोड़ सकती है। ऐसे में राशिद अल्वी ने कहा कि नीतीश कुमार को बीजेपी के साथ नहीं बल्कि महागठबंधन के साथ में सरकार बनाना चाहिए। महागठबंधन नीतीश कुमार को 5 साल मुख्यमंत्री रहने का आश्वासन देगा, क्योंकि महागठबंधन के पास उस तरीके की स्थिति नहीं है वो कि खुद का मुख्यमंत्री बना सके। तो महागठबंधन की ये इच्छा भी नहीं होगी कि वो किसी तरीके से गठबंधन में कोई सेंधमारी करे। नीतीश कुमार को सर्वदलीय नेता माना जाएगा, सर्वसहमति से नेता माना जाएगा। डंके की चोट पर नीतीश के साथ में महागठबंधन खड़ा होगा। ऐसे में महागठबंधन के साथ ही नीतीश कुमार को जाना उनके लिए, उनके भविष्य की राजनीति के लिए सबसे सुरक्षित है। अगर नीतीश कुमार बीजेपी के साथ सरकार बनाने की सोच रहे हैं तो केवल 1 या 1.5 साल के अंदर नीतीश कुमार की पार्टी तोड़कर भारतीय जनता पार्टी जनता दल यूनाइटेड को पूरी तरीके से समाप्त करने के साथ ही यह सुनिश्चित करेगी कि भारतीय जनता पार्टी का बिहार में मुख्यमंत्री बन जाए। क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं दोस्तों, या फिर आप लोग की कोई और राय है? अगर आप भी मानते हैं कि कांग्रेस के नेता राशिद अल्वी ने यह ऑफर देकर कहीं ना कहीं बीजेपी के गेम प्लान को सबके सामने रख दिया है और नीतीश कुमार जानते हैं कि भाजपा क्या गेम प्लान कर रही है, एक मंझे हुए नेता है दोस्तों। अब देखते हैं निर्णय कब लेते हैं नीतीश कुमार, और सबको पता है कि जब नीतीश निर्णय लेते हैं तो फिर कभी भी कुछ भी हो सकता है। और नीतीश कुमार सबसे ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल नेता है, जिनके बारे में ये बोल पाना की गारंटी के साथ कि आज वो इस गठबंधन के साथ में रहेंगे, कल उस गठबंधन के साथ में रहेंगे, काफी मुश्किल काम है। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने बिहार चुनाव को लेकर सभी ठीक बताते हुए कहा कि नीतीश कुमार की जीत की बधाई उनको देना चाहता हूं। तेजस्वी यादव के प्रयासों की भी सराहना की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि चुनाव नतीजे कल्याण के कार्य, सामाजिक गठजोड़ और स्पष्ट संदेश की ताकत को और ज्यादा मजबूत करते हैं। साथ ही उन्होंने ईसीआई की निष्पक्षता को लेकर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि देश को एक भरोसेमंद चुनाव आयोग की जरूरत है। उन्होंने एसआईआर वाले मामले को लेकर भी चुनाव आयोग की तैयारियों को लेकर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं। दोस्तों एसआईआर तमिलनाडु के अंदर एक बड़ा चुनावी मुद्दा बनता जा रहा है। ऐसे में नीतीश कुमार की तारीफ कर रहे हैं एमके स्टालिन। इसका सीधा मतलब यह है कि महागठबंधन की ओर से नीतीश कुमार के लिए पलके बिछाई जा रही है दोस्तों। और बड़े बड़े नेता जिनको शायद बिहार की राजनीति से भी कोई मतलब नहीं है, वो भी चाहते हैं कि नीतीश साथ में रहे। जितना महागठबंधन के साथ में नीतीश कुमार होंगे उतनी ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं अलग अलग राज्यों के अंदर काउंटर किया जा सकता है। बीजेपी के विचारधारा का डंके की चोट पर विरोध किया जा सकता है। नीतीश के बीजेपी के साथ में होने से भाजपा को एक पावर मिल जाती है, क्योंकि नीतीश कुमार एक सेकुलर नेता है दोस्तों। ऐसे में भाजपा के साथ रहते हैं तो बीजेपी वाले भी अपने आप को सेकुलर बोलने लगते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कर्म और उनके बयान को आप लोग कभी सेकुलर कहेंगे, ये एक बहुत मुश्किल काम है। 2 शब्द जरूर लिखकर बताइएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जिसमें महाराष्ट्र की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी कैसे हर चीज का इस्तेमाल करती है, इसका एक सीधा सा बड़ा सा एग्जांपल सामने आया है दोस्तों। दरअसल अपडेट ये है कि बिहार विधानसभा चुनाव के बीच एक खबर ये सामने आई दोस्तों की जब शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट ने अपनी खुद की सरकार बनाई थी और महागठबंधन के साथ चले गए थे, तब एक पालघर की बड़ी घटना हुई थी दोस्तों। पालघर की घटना में 2 साधुओं की हत्या कर दी गई थी। इस मामले को भारतीय जनता पार्टी ने उद्धव ठाकरे के खिलाफ माहौल बनाने के लिए काफी ज्यादा इस्तेमाल किया दोस्तों। और उद्धव ठाकरे की पार्टी को हिंदुत्व विरोधी पार्टी साबित करने के लिए हर संभव प्रयास किए गए। और कहीं ना कहीं पालघर की एक बड़ी घटना थी, जिसके कारण हिंदुत्ववादी सरकार का दावा करने वाले शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट को काफी बड़ा झटका लगा दोस्तों। और शिवसेना हमेशा हिंदुत्ववादी संगठन या पार्टी के तौर पर जानी जाती रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पालघर के मुद्दों के इर्द गिर्द ही शिवसेना को घेर लिया था दोस्तों। उसके बाद उद्धव ठाकरे की पार्टी में फूट डाली गई और एकनाथ शिंदे उससे अलग हुए। और शिंदे जब अलग हुए तो शिंदे भी ये कहने लगे कि हिंदुत्व की विचारधारा से शिवसेना यूबीटी पूरी तरीके से भटक चुकी है, इसीलिए उन्होंने पार्टी तोड़ दी। और पूरी तरीके से इस बात का व्याख्यान दिया गया दोस्तों और न्याय संगत बताया गया कि जो पार्टी तोड़ी गई है सही तोड़ी गई है, क्योंकि अपनी विचारधारा से भटक गए हैं। और पालघर की घटना उसका एक बड़ा एग्जाम्पल बताया जाता था। हालांकि पालघर की घटना के बाद जिस व्यक्ति का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में रहा दोस्तों, जो पालघर साधुओं की हत्या को लेकर बड़ा आरोपी रहा, वो व्यक्ति था काशीनाथ चौधरी। इस पूरे मामले पर अब जो जानकारी है उसके अनुसार दोस्तों, ये काशीनाथ चौधरी पालघर कांड के बाद सरकार बदलने के बाद अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया है। काशीनाथ चौधरी को बीजेपी ने अपनी पार्टी में शामिल करवा लिया दोस्तों। ढोल गाजे बाजे के साथ में बीजेपी में शामिल करवाया गया। ऐसे में बीजेपी के नेताओं पर सवाल ये उठता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के काशीनाथ चौधरी के साथ में संबंध है, और क्या काशीनाथ चौधरी ने ये जो उस पर आरोप लगा है कि पालघर के अंदर 2
साधुओं की हत्या करवाई गई थी, तो क्या ये किसी बड़े नेता के इशारे पर तो नहीं किया गया था क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ है दोस्तों? तो सवाल गंभीर उठेंगे। तो सोशल मीडिया के माध्यम से इस मामले को लेकर जोरदार निशाना साधा गया दोस्तों और बीजेपी को टारगेट किया गया। तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपनी इज्जत बचाने के लिए महाराष्ट्र में एक आदेश जारी करते हुए कहा कि वो हमारी पार्टी में नहीं है, हमने उसको सस्पेंड कर दिया है। यानी अब बीच बचाव करने की कोशिश की जा रही है। सबको पता है दोस्तों कि हर बड़े कांड में भाजपा कहीं ना कहीं मिल ही जाती है और आप लोग समझ जाइए कि अगर बीजेपी के नेता के साथ में ये व्यक्ति दिखाई दे रहा है और बड़े आराम से ये पालघर के अंदर भाजपा में शामिल हो रहा है, तो जरूर इसके तगड़े लिंक बीजेपी के अंदर होंगे। और किसी बड़े कांड में कोई व्यक्ति अगर आरोपी और उसके बीजेपी के साथ में रिश्ते ना निकले तो फिर वो एक अजीब सा मामला हो जाता है दोस्तों। और ये जो उदाहरण सामने आया है ये कई दर्जनों ऐसे उदाहरणों में से एक है दोस्तों, जिसमें भारतीय जनता पार्टी में आकर ये लोग बाद में शामिल हो जाते हैं जो पहले बीजेपी के लिए कोई मुद्दा बनाकर देते हैं। दो शब्द जरूर लिख के बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर अगर आपको नहीं पता दोस्तों कि छोटी छोटी घटनाओं को लेकर, छोटे छोटे चोरियों को लेकर किस तरीके की बड़ी बड़ी सजा मिल सकती है, तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है जानने का कि आप ये देखिए कि आखिर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के ऊपर कौन कौन से आरोप लगे हैं और कितने साल की उनको सजा मिल रही है दोस्तों। कभी आजम खान के ऊपर किताब चोरी के आरोप लगते हैं, कभी उनके ऊपर बकरी चोरी करने के आरोप लगते हैं, कभी उनके ऊपर दो पैन कार्ड रखने के आरोप लगते हैं और अब जो जेल से बाहर आ गए दोस्तों, तो उनके ऊपर फर्जी पैन कार्ड मामले में उन्हें दोषी करार देते हुए एमपी एमएलए कोर्ट ने 7 साल की सजा दी है। यानी आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को 7 साल की सजा दी गई है। 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। कोर्ट में ही पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया दोस्तों। आजम खान 2 महीने पहले सीतापुर जेल से रिहा हुए थे, अब्दुल्ला 9 महीने पहले हरदोई जेल से रिहा हुए थे और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव इनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे दोस्तों। और काफी ज्यादा चुनाव वगैरह को लेकर भी तैयारियां शुरू हो गई थी और अपने लोगों से मुलाकात भी करने लगे थे आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम दोस्तों। लेकिन अब 2 पैन कार्ड रखने के मामले पर, फर्जी पैन कार्ड रखने के मामले में 7 साल की सजा हुई है। ये सब पहली बार सुनने को मिल रहा है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि ऐसी ऐसी घटनाएं जिसे लेकर लोग सोच भी नहीं सकते कि 7 साल की सजा होगी और वो आजम खान जैसे वरिष्ठ नेता को बार बार दी जा रही है, तो कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है दोस्तों कि क्या पूरा सिस्टम काम कर रहा है, किस तरीके से पूरा सिस्टम काम कर रहा है। क्योंकि सबको पता है कि अगर आजम खान जेल से बाहर रहेंगे तो फिर उत्तर प्रदेश के चुनाव में समाजवादी पार्टी को मुस्लिम वोट मिलने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर आजम खान जेल से बाहर नहीं आते और जेल में ही बंद रहते हैं तो पहली तो छवि खराब होगी समाजवादी पार्टी की। मुस्लिम समाज के लोगों के बीच में मैसेज भेजा जाएगा कि आजम खान को बचाने के लिए अखिलेश यादव ने कुछ नहीं किया, अखिलेश यादव पर कार्रवाई नहीं हो रही, आजम खान पर कार्रवाई हो रही है क्योंकि वो मुस्लिम समाज से, और इस तरीके से एक माहौल बनाया जाएगा। उसके बाद एक व्यक्ति आएगा दोस्तों, आप लोग जानते हैं कौन है वो, जो उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, वो भी बोलेंगे और इसके बाद अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को लेकर एंटी माहौल बन जाएगा और बाद में मतों का विभाजन होगा, वोट डिवाइड होगा और फायदा किसको मिलेगा ये भी आप जानते हैं। तो आजम खान अगर जेल से बाहर नहीं होंगे तो इसका सबसे बड़ा नुकसान समाजवादी पार्टी को है और मुस्लिम समाज के लोगों को भी है दोस्तों, जो नेतृत्व देखते हैं आजम खान में। अगर आजम खान नहीं होंगे तो फिर वो दूसरी जगह जाएंगे तो फिर इसके कारण समाजवादी पार्टी का वोट डिवाइड होगा, अंतोगत्वा सरकार उन्हीं लोगों की बन जाएगी जिनके खिलाफ आजम खान है। ऐसे में 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि इस तरीके के मामले जो आ रहे हैं और बार बार इतने गंभीर सजाएं दी जा रही है, कहीं ना कहीं इस मामले पर सोच विचार करना चाहिए। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें देश का कानून किस प्रकार से लागू होता है दोस्तों, इसके कई सारे उदाहरण सामने आते हैं। आजम खान का उदाहरण तो आपने देख ही लिया। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर भारतीय जनता पार्टी या फिर यूं कहिए कि आरएसएस के छात्रों के फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन एबीवीपी की सदस्य और ज्वाइंट सेक्रेटरी के पोस्ट पर चुनाव जीती डूसू के इलेक्शन में, दिल्ली यूनिवर्सिटी के इलेक्शन में दीपिका झा का एक वीडियो 2 महीने पहले वायरल हुआ था दोस्तों। इस वीडियो में वो अपने कॉलेज के अंदर एक प्रोफेसर को पड़ मार रही थी। सीसीटीवी कैमरा का वीडियो वायरल होने के बाद, फुटेज वायरल होने के बाद इस पर जांच पड़ताल की गई दोस्तों और जांच पड़ताल में दोषी पाया गया। तो अब भीमराव अंबेडकर कॉलेज में हुए इस विवाद के बाद प्रोफेसर को थप्पड़ मारने के आरोप में डीयू कैंपस के छात्र नेता के तौर पर प्रवेश की अनुमति नहीं ली गई। इन्हीं कारणों से दीपिका झा को 2 महीने के लिए निलंबित किया गया है। यानी एक कॉलेज में घुसकर एक वरिष्ठ प्रोफेसर को थप्पड़ मारा गया और केवल 2 महीने की सजा मिली है, वो भी निलंबन हुआ है दोस्तों। यानी डीयू से निलंबित किया गया है, जबकि जेल के सलाखों के पीछे भेजा जाना चाहिए। लेकिन आजम खान ने 2 पैन कार्ड बना लिया तो उनको 7 साल की सजा मिली है। अगर आप भी मानते हैं कि 2 पैन कार्ड आजम खान ने अगर बनवाने के लिए दिया तो इसमें तो उन लोगों की दोष है, उन लोगों का फेलियर है जो लोग पैन कार्ड बनवाने के लिए सरकारी संस्थानों में बैठे हुए हैं। यानी जो लोग पैन कार्ड की मंजूरी दे रहे हैं उनको वेरिफिकेशन करना चाहिए था, लेकिन सजा आजम खान को दी गई। लेकिन यहाँ पर देखिए दोस्तों, थप्पड़ मार दिया गया कैंपस में घुसकर, इसके बावजूद केवल निलंबन किया गया है, वो भी यूनिवर्सिटी से, और वो भी मात्र 2 महीने का। ना तो जेल की सजा हुई है, ना ही कोई ऐसी सख्त सजा दी गई है जो एक एग्जाम्पल बने। ऐसे में 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर विधानसभा चुनाव में अपना दमखम दिखाने वाले लोग अब अलग अलग नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। दरअसल खबर यह है दोस्तों की
परिहार विधानसभा क्षेत्र में अपना दबदबा दिखाने वाले और निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरने वाली आरजेडी की पूर्व महिला अध्यक्ष ऋतु जायसवाल ने पप्पू यादव से मुलाकात की है। दोस्तों, परिहार विधानसभा क्षेत्र में उनको टिकट नहीं दिया गया। ऋतु जायसवाल को तो निर्दलीय लड़ी और काफी हजार वोट उनको मिला। दोस्तों, दूसरे नंबर पर रही, जिसके कारण कहा जा सकता है कि आरजेडी में टिकटों का बंटवारा काफी ज्यादा ऐसे अजीबोगरीब तरीके से हुआ दोस्तों के लोगों को समझ में नहीं आया और कई सारे टिकट बेचने के जो आरोप लगे थे उस पर तेजस्वी यादव और लालू यादव जी को जांच करवाना चाहिए कि किन लोगों ने पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल होकर अपने हितों के लिए कई लोगों के टिकट काट दिए। ऐसे में दोस्तों ऋतु जायसवाल का टिकट काटा गया, जबकि वो आराम से विधायकी का चुनाव जीत जाती। अकेले दम पर नंबर 2 में रही और आरजेडी का उम्मीदवार तीसरे नंबर पर खिसक गया। ऐसे में पप्पू यादव ने उनका चुनाव में सहयोग किया था, इसीलिए पप्पू यादव से मुलाकात करने के लिए ऋतु जायसवाल पहुंची है। उन्होंने तस्वीर भी शेयर की। साथ साथ दोस्तों, आदित्य ठाकरे कहते हैं कि देशव्यापी बैलेट पेपर की मांग को लेकर हमको एक राष्ट्रीय कैंपेन शुरू करना चाहिए। जब हम राष्ट्रीय कैंपेन शुरू करेंगे और लोगों का समर्थन हासिल करेंगे तो उसके बाद बैलेट पेपर को लेकर चर्चाएं तेज होगी और इसका फायदा हम सभी लोगों को होगा और बैलेट पेपर से इलेक्शन होंगे तो वो ज्यादा निष्पक्ष तरीके से हो पाएंगे। दुनिया के कई देश, डेवलप्ड देश बैलेट पेपर से चुनाव कराते हैं, जबकि भारत के अंदर बैलेट पेपर को लेकर अगर कोई चर्चा भी कर दे तो बोला जाता है कि ये पिछड़ी सोच के लोग हैं। जो बैलेट पेपर पहले चलता था अब नहीं चल सकता। सवाल यह है दोस्तों कि पहले सीसीटीवी कैमरे नहीं होते थे, पहले पुलिस की उस तरीके की व्यवस्था नहीं होती थी, इंटरनेट नहीं होता था और लोगों में उस तरीके का अवेयरनेस भी नहीं होता था। तब अगर बैलेट पेपर का इस्तेमाल होता था तो बैलेट पेपर के इस्तेमाल के कारण बूथ लूटे जाते थे और तमाम तरीके की समस्या होती थी। लेकिन अब तो सीसीटीवी कैमरा लगा रहता है, लाइव मॉनिटरिंग चल रही होती है, पैरामिलिट्री फोर्स लगाए जाते हैं और तमाम तरीके की जबरदस्त व्यवस्था की जाती है। लोगों में खुद भी अवेयरनेस है और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी पूरे देश भर के अंदर सही है। तो फिर बैलेट पेपर से इलेक्शन कराने में क्या दिक्कत आ रही है? बूथ लूट कैसे हो सकती है जब बैलेट पेपर से वोट डाले जाएंगे और सीसीटीवी कैमरा होगा, लाइव फीडिंग चल रही होगी, लाइव इंफॉर्मेशन मिल रही होगी, तो फिर कैसे चोरी हो सकती है? ये भी एक बड़ा सवाल है दोस्तों। जब गिनती में इतना टाइम लगना ही होता है, एक पूरा दिन लगता है, तो फिर 1.5-2 दिन लग जाए तो उसमें क्या दिक्कत है? आराम से गिनती कर लेंगे। और वैसे भी आप लोग जानते हैं कि बैलेट को गिनने के लिए भी अब मशीनें आती हैं, तो क्या ये सब काम जो आसान तरीके से हो सकता है उसे क्यों नहीं मंजूरी दी जा रही है? बैलेट पेपर को रखेंगे मशीन पर, जैसे नोट गिना जाता है वैसे बैलेट गिन जाएगा। तो ये सारी बोलने वाली बातें हैं दोस्तों की टाइम बहुत लगेगा और बूथ लूट लिए जाएंगे, ये सब हवाई बातें हैं। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि बैलेट पेपर ही एक तरीका है जिससे ये सुनिश्चित किया जा सकता है कि फ्री और फेयर इलेक्शन हो रहा है, क्योंकि मशीन का उसमें कोई दखल नहीं है। आप लोग भी जानते हैं दोस्तों की डिजिटल मशीनों में कैसे हेराफेरी किया जा सकता है और दुनिया के बड़े बड़े देशों में नहीं चल रहा, तो उसके पीछे तर्क यही है कि लोग इलेक्ट्रॉनिक चीजों पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि उसमें नंबर को आगे पीछे किया जा सकता है। कई बार एरर के कारण नंबर आगे पीछे हो जाते हैं। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें कर्नाटका के उप मुख्यमंत्री और प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने रविवार को कहा कि पार्टी आलाकमान के द्वारा जो भी भूमिका सौंपी जाएगी वह पार्टी के लिए काम करते रहेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि वो पार्टी के साथ कभी भी विश्वासघात नहीं करेंगे। राजधानी दिल्ली में मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं पार्टी का एक अनुशासित सिपाही हूँ। मैं कभी भी कांग्रेस पार्टी को ब्लैकमेल करने वाला व्यक्ति नहीं रहा। मैंने दिन रात मेहनत करके पार्टी को खड़ा किया और मैं इसे आगे बनाता रहूंगा। अब उनसे प्रदेश पार्टी अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने की अफवाह के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मेरा मानसिक, शारीरिक और राजनीतिक स्वास्थ्य ठीक है। मैं खड़गे साहब यानी एआईसीसी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने जा रहा हूं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि दिसंबर में से पहले हमें 100 कांग्रेस कार्यालयों की आधारशिला रखनी है। मैंने गांधी नामक एक पुस्तक लिखी है, हमें इसके विमोचन की तारीख तय करनी है। यानी दोस्तों, महात्मा गांधी के विचारों को देश के कोने कोने में लेकर जाना है। जैसा कि प्रशांत किशोर भी कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी जब भी उभरेगी और कांग्रेस पार्टी का जब भी जोरदार तरीके का विस्तार होगा तो केवल महात्मा गांधी के विचारों से हो सकता है। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि महात्मा गांधी की विचार ही आज तक देश की असली विचार है और इन्हीं विचारों को आगे ले जाकर गोडसे की विचारधारा को हराया जा सकता है, इसीलिए जरूरी है कि महात्मा गांधी के नाम से कई सारी संस्थानें बनाई जाए। महात्मा गांधी के नाम पर जो पुस्तकें कांग्रेस पार्टी के लोग लिख रहे हैं, ये भी जरूरी है कि और बड़े स्तर पर लिखा जाए ताकि दूर तक मैसेज पहुंचाया जा सके। इसी के साथ में दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव में एक तरफ एनडीए का प्रचंड बहुमत मिला है और दूसरी ओर एनडीए गठबंधन को महाराष्ट्र में तगड़ा झटका लगा है। दोस्तों, महाराष्ट्र में उप मुख्यमंत्री की पार्टी शिवसेना ने 20,000 से अधिक शिव सैनिकों को खो दिया है, क्योंकि 55 शाखा प्रमुखों ने सामूहिक इस्तीफा दिया है और महाराष्ट्र में 246 नगर पालिकाओं और 42 नगर पंचायतों में चुनाव होना है। यहाँ पर 2 दिसंबर को मतदान होगा और उससे पहले भारी संख्या में इस्तीफा इस बात के संकेत दे रहा है दोस्तों की अब मराठी समाजों की जो पार्टी बनने जा रही है वो एमएनएस और शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट है दोस्तों। यानी एकनाथ शिंदे के लिए अब हालत खराब है और यही बड़ा कारण है कि अब एकनाथ शिंदे जैसे तैसे कोशिश कर रहे हैं कि अलग अलग पार्टियों के साथ गठबंधन करके अपने आप को बचाया जाए, लेकिन ऐसा होता हुआ भी दिखाई नहीं दे रहा है दोस्तों, क्योंकि इनकी जो विचारधारा थी वो विचारधारा ये थी कि
की सत्ता हासिल किए जाए, ज्यादा से ज्यादा मंत्री बनाया जाए। इसीलिए एकनाथ शिंदे के साथ में कई सारे लोग उद्धव ठाकरे को छोड़ के चले गए थे, लेकिन अब एकनाथ शिंदे के पास ना तो मुख्यमंत्री का पोस्ट बचा हुआ है, ना ही वो कोई ऐसे पावरफुल मिनिस्टर है। उनके पास ना तो होम मिनिस्ट्री जैसा पावरफुल मिनिस्ट्री है, ना फाइनेंस मिनिस्ट्री भी है। तो इस कारण बुरी तरीके से फंसे हुए हैं दोस्तों, तो कुछ कर तो सकते नहीं है। तो अब उनकी पार्टी के लोगों को समझ में आ गया कि इनका जब खुद का कुछ भरोसा नहीं है, खुद इन पे पावर नहीं है, तो ये क्या भला करेंगे दूसरों का। तो फिर छोड़ कर लोग वापस से अपनी पुरानी पार्टी उद्धव ठाकरे की पार्टी में शामिल हो रहे हैं। अगर आप भी मानते हैं कि उद्धव और राज के साथ आने के बाद एकनाथ शिंदे की पार्टी का इसी तरीके से खंडन होना या फिर यूं कहिए कि क्षय होना तय है, तो लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। इसी के साथ में चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी ने भी ऐलान किया है कि वो सारे पंचायत के चुनावों को अकेला लड़ेंगे दोस्तों, यानी अपने पार्टी के विस्तार के लिए फैसला लिया गया है। शरद पवार की पार्टी और उद्धव ठाकरे की पार्टी भी अलग अलग चुनाव लड़ेगी। हमारे साथ लगातार जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पल पल की पूरी अपडेट आप लोगों तक लगातार इसी तरीके से पहुंचती रहे। दोस्तों देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का। जय हिंद जय भारत।